Hello my dear friends, how are you? Guys, hope you will be fine and most welcome to the my YouTube channel DRM Mathematics. आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हमारा फर्स्ट टॉपिक है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या यानी कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। और इस टॉपिक को बेहद अच्छे से समझने के लिए आपको डिजिट एंड नेचुरल नंबर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इन दोनों टॉपिक्स की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाकर इन दोनों टॉपिक्स की वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। और आते हैं आज के अपने टॉपिक पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या यानी कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखी। फिर आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है। अभी देखा एक अंक की शुरुआत मतलब एक अंक की संख्या की शुरुआत कहाँ से हुई? 1 से। और एक अंक की संख्या समाप्त कहाँ पर हो रही है? 9 पर। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 9। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो गई? 9। फिर हमें कहा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। आपको ध्यान से देखना है कि एक अंक की संख्या की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 से, इसलिए आपकी एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो जाती है। ठीक है। अब यदि आपसे यह कहा जाता है कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, आपको यह देखना है कि 2 अंकों की संख्या की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 10 से। और 2 अंकों की संख्या की समाप्त कहाँ पर हो रही है? 99 पर। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाती है? 99। अब आता है छोटी संख्या के लिए, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? हमने देखा कि 2 अंकों की संख्याओं की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 10 से। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपकी? 10। अब यदि आपसे कोई 3 अंकों की, 4 अंकों की ऐसे पूछते जाएंगे, बस मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगी, उसको समझना है। फिर आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि शुरुआत कहाँ पे हो रही है संख्या होगी और अंत कहाँ पर हो रहा है। ठीक है। अब जैसे हमने कहा आपसे अब कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। कितने अंकों की? 3 अंकों की। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको 3 बार 9 लिखना होगा। ठीक है। अब यदि आपसे यह कहा जाता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो आप क्या करेंगे? 1 लगाकर 2 जीरो लगा देंगे। तो इस प्रकार आप 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आराम से बता सकते हैं। अब यदि मैंने कहा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो आप सभी का जवाब होगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम 4 बार 9 9 लिख देंगे। तो आप इस प्रकार से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख सकते हैं। अब आता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। आपको क्या करना है? 1 लगाकर कितने जीरो? 3 जीरो। तो इस प्रकार आप से कोई जितने भी अंकों की पूछे, आप उतने ही अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आराम से बता सकते हैं। ठीक है। और आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है अंकों का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। तो देखते हैं, इसको एक उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमें कहा गया कि 0 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, यानी एक संख्या दिया गया है और उसमें कहा कि 0 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। हमने 0 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो स्थानीय मान निकालने का, ज्ञात करने का, फाइंड करने का आपको पहले तरीका समझना होगा कि कैसे ज्ञात करते हैं। आपने जिस संख्या का आपको निकालना होता है उसमें से आप, जैसे हमने 0 लिया, उसके इस प्रकार से आपको तीर बनाना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया। उसके बाद उस जिसका आपको निकालना है उसको उस एरो के सामने आपको लिख देना है। लिख दिया। फिर आपको जिस अंक का ज्ञात करें उसके दाहिनी ओर जस्ट राइट साइड में, यानी कि इधर जिस साइड हमने एरो बनाया उसी साइड आपको अंकों को गिनना है कि कितने अंक हैं। अब जब हम उन अंकों को गिन लेते हैं, यदि 1 है तो 1, 2 है तो 2, और जितने अंक होंगे उतनी ही आपको जो आपने एरो के आगे अंक लिखा उसके सामने उतनी ही जीरो लगा देंगे। तो इस प्रकार आप स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने किया 0 के आगे कोई अंक नहीं है तो हमने 0 के आगे कोई भी जीरो नहीं लगाई। फिर आया 4 का, हमें 4 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, तो 4 के जस्ट राइट साइड में आपको काउंटिंग करनी है डिजिट्स की, कितने डिजिट हैं। तो हमने काउंटिंग की 1 डिजिट है तो 1 0। अब आपको 7 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, तो 7 को एरो के सामने लिखा और इस वाले 7 के जस्ट राइट साइड में आपको काउंटिंग करनी है कि कितने डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं? 1 2, तो 2 डिजिट हैं तो 2 0। आफ्टर दैट आपको 0 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, किसका? 0 का। तो आपको एरो के सामने क्या लिख दिया? 0।
उसके बाद आपको जीरो के दाहिनी ओर अंकों को गिनना है कि कितने अंक हैं। तो 1 2 3 कितने अंक है? 3 अंक है। तो कितनी जीरो? 3 जीरो, 3 जीरो। अब आपको मैंने यदि यहाँ पे 4 5 6 और 2 3 जीरो और भी लिख दी, इसका मतलब तो जीरो ही होगा, इसलिए मैं चाहे एक और जीरो मिटा दूँ तब भी जीरो, ये 2 3 जीरो मिटा दूँ तब भी जीरो, और ये एक जीरो रखूँ तब भी जीरो। इसलिए हमेशा हम जीरो का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए किसी अंकों की गिनती नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है कि शून्य का स्थानीय मान सदैव शून्य ही होता है, चाहे वो इकाई पे हो चाहे वो हजार पे हो। जैसे हमने देखा इकाई पर था जब भी शून्य का मान, शून्य का स्थानीय मान शून्य ही था। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पर शून्य का स्थान क्या है? हजार है, लेकिन उसका स्थानीय मान तब भी हजार जीरो ही है। हजार पर उस शून्य का स्थान हजार है, लेकिन उसका स्थानीय मान फिर भी यहाँ पर जीरो है, क्योंकि हम यदि अंक गिनेंगे यहाँ पे जीरो जीरो तो आपको लिखना ही होगा, और जब बहुत सारे जीरो जीरो को लिखेंगे तब भी उसका मान जीरो, एक जीरो लिखेंगे तब भी उसका मान जीरो। इसलिए आपको याद रखना है स्थानीय मान में बेस्ट पॉइंट बनाकर कि शून्य का स्थानीय मान सदैव शून्य ही होता है। अब हमने 5 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, तो एरो के जस्ट सामने आपको 5 लिखना है, और ऊपर जो आपका 5 होता है उसके जस्ट राइट साइड में आपको काउंटिंग करनी होती है 5 की, काउंटिंग करनी होती है डिजिट्स की कि कितने डिजिट हैं। तो 1 2 3 4 कितने डिजिट है? 4 डिजिट हैं, तो 4 0 लगा देंगे। 1 2 3 4। आफ्टर दैट आपको 4 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना होता है, एरो के जस्ट सामने आपको क्या लिख देना होता है? 4, और 4 के जस्ट राइट साइड में आपको काउंटिंग करनी होती है कि कितने अंक है, यानी कि आपको गिनती करनी पड़ती है कि कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5 कितने अंक हैं? 5 अंक है। तो कितनी जीरो? 5। 1 2 3 4 और एक ये 5। तो इस प्रकार आप दी गई संख्याओं में जो अंक होंगे उनका स्थानीय मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इस उदाहरण की सबसे खास बात आपको यह पता चली कि शून्य का स्थान चाहे कुछ भी हो, उसका स्थानीय मान सदैव शून्य ही होता है। और जैसे हमने यहाँ पर 4 लिया, यहाँ पर भी 4 ही है, स्थान बदला लेकिन इस 4 का, इकाई दाई, यहाँ पर इस 4 का स्थान क्या है? दाई, और इसका मान क्या है? स्थानीय मान यानी कि 40। अब देखते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहाँ पर इसका स्थान लाख है और इसका स्थानीय मान 4 लाख है। आपको ध्यान से समझना है, जैसे ही अंक का स्थान बदलता है वैसे ही उसका स्थानीय मान भी बदल जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में पूरा प्रयास करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने का। और जो भी बच्चा हमारे YouTube चैनल से जुड़ना चाहता है तो हमारे YouTube चैनल DRA मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। और इससे अगले आने वाली वीडियो में हम इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।